24 साल के बाद पुतिन उत्तर कोरिया जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन किम की मुलाकात के कई मायने हैं। दोनों के बीच सीक्रेट डील भी होने वाली है, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर प्योंगयांग पर है। एक तरफ यूक्रेन पर रूस विध्वंसक हमले कर रहा है, वो हमले जारी हैं, तो वहीं गाजा में भी जंगी चिंगारी भड़की हुई है। अब ऐसे में पुतिन और किम की मुलाकात से नेटो देशों में खलबली है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नेटो देशों की नींद उड़ने वाली है। नींद उड़ाने वाली खबर यह है कि थोड़ी ही देर में उत्तर कोरिया पहुंचने वाले हैं पुतिन और किम की मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। 24 साल बाद पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा करने वाले हैं और पुतिन किम के बीच कई वेपन डील भी संभव हैं। कई अहम डील हो सकती हैं। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, पुतिन और किम के बीच कौन सी डील और हो सकती है, क्या समझौते किए जा सकते हैं और उसका क्या असर पड़ेगा, जिसको लेकर इस वक्त नेटो, यूरोप, अमेरिका सबकी नजरें लगातार इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। कुछ देर बाद पुतिन वहां पहुंचेंगे और मुलाकात होगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पुतिन और किम के बीच हो सकता है एटमी समझौता भी, यानी ये चर्चा की जा रही है कि ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच एटमी समझौता हो। किम को एटमी हथियारों की लेटेस्ट तकनीक दे सकता है रूस, यानी अपनी जो दोस्ती है उसे और एक कदम आगे बढ़ाकर लेटेस्ट तकनीक दी जा सकती है रूस की तरफ से। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका तक इसकी वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। यानी पुतिन और किम अभी तक जिस तरह से एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं, मदद पहुंचाते रहे हैं, आगे और क्या वो अपनी जो संबंध है उसे और क्या दिशा देंगे, उससे क्या असर पड़ेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और कहा यह जा रहा है, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि एटमी डील भी संभव है। लेटेस्ट तकनीक रूस द्वारा किम को दी जा सकती है, इस पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। तो पुतिन और किम साथ हैं और इसकी वजह से एक सवाल उठ रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है। इसके मायने आप भी समझिए। इन दोनों नेताओं के बीच 9 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। बताया यह जा रहा है कि किम और पुतिन के बीच परमाणु डील पर बात हो सकती है। तो 9 महीने के बाद ये मुलाकात क्यों इतनी अहमियत रखती है, ये आपको बताएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसकी वजह से दोनों के बीच डील हो सकती है। परमाणु डील के बारे में बात की जा रही है, लेकिन क्या है दरअसल, क्या मदद पहुंचाई जा सकती है, क्या संभव है, वो हम आपको बता रहे हैं। यूरेनियम, थोरियम सप्लाई पर बात हो सकती है, यानी और ज्यादा इसकी सप्लाई की जाए, इस पर बात हो सकती है और इसकी वजह से उत्तर कोरिया को परमाणु रिएक्टर में भी मदद दी जा सकती है। तो ये जो डील है वो किस तरह की होगी, उससे किस तरह की मदद पहुंचाई जा सकती है नॉर्थ कोरिया को, वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर कोरिया रूस को जंग के लिए हथियार दे सकता है। इससे पहले भी लगातार इस तरह के हथियार मिलते रहे हैं यूक्रेन में, जिनके बारे में कहा जाता रहा है कि नॉर्थ कोरिया से सप्लाई किए गए हैं, नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है। नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश की नजर से भी इस मुलाकात को देखा जा रहा है, जो लगातार पुतिन की बड़ी कोशिश है। नेटो की घेराबंदी की कोशिश है दरअसल, नॉर्थ कोरिया का समर्थन कर नॉर्थ कोरिया के साथ खड़े होकर उनके साथ कोई डील करने के साथ ही ये बड़ा संदेश नेटो के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए। अमेरिका के खिलाफ एक मजबूत खेमा दरअसल बनाना चाहते हैं पुतिन, तो लगातार ये संदेश देने की कोशिश है पुतिन द्वारा कि देखिए किस तरह से एक अलग खेमा है जो तैयार है, जिसके लिए वेस्टर्न सैंक्शंस का कोई मतलब नहीं है, जहां एक दूसरे का समर्थन वो कर रहे हैं और एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिबाच मौजूद हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। इसके अलावा एयर मार्शल राजेश कुमार मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, बड़ा सवाल यह है कि एक दूसरे की मदद करते रहे हैं, हथियार भी सप्लाई किए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से रूस को, जिनका रूस लगातार इस्तेमाल भी कर रहा है जंग में। वो तमाम सैंक्शंस, वो तमाम पाबंदियां जिनको बाईपास करने के लिए इस तरह के हथियारों की उसे ज़रूरत है। उसके बाद ये मुलाकात, तो मुलाकात की अहमियत क्या, क्योंकि हथियार की सप्लाई के लिए तो वो लगातार एक दूसरे को सप्लाई कर सकते हैं, मुलाकात की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। मुलाकात के क्या मायने हैं और दरअसल इसके ज़रिए क्या मैसेजिंग है? देखिए, मुलाकात का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि जब किम पिछले बार गए थे रशिया, उनका स्पेसिफिक कुछ डिमांड्स थी और वो डिमांड्स थी, एक तो करेंसी, जो उनके पास पैसे नहीं है, दूसरा वहाँ फैमिन हो रहा है, उसके लिए अनाज भी चाहिए था, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो पुतिन और किम की जो दोस्ती आगे बढ़ेगी वो उसका आधार होगा कि नए तकनीक नॉर्थ कोरिया को दिए जाएं जो अब तक विश्व उसको नहीं देता आया है। और खासकर जिस तरह से ऑस्ट्राजाइजेशन या बॉयकॉट किया है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, चाइना इंक्लूडेड, कि उनको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं देता है और वो चोरी छिपे वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी कभी ईरान से, कभी पाकिस्तान से, कुछ चीन से भी वो लाते रहे हैं। इस बार जो मीटिंग होगी उसमें 2-3 बहुत
अहम चीज़ें होंगी। पहला तो आपने बता ही दिया कि थोरियम का या यूरेनियम के ट्रांसफ़र की बात हो सकती है। उसमें सबसे होगा कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसका पिछले बार जब सितंबर में किम गए थे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, उनको दिखाया गया था कि रूस के पास क्या क्या तकनीक है, उन चीज़ों का हो सकता है एक्सचेंज हो। लेकिन ये बहुत ट्रांजैक्शनल है। मैं ये भी बता दूं, कई सारे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं जिन पर रूस की भी सहमति है, चीन की भी सहमति है, जो उनको बाध्य करती है वो टेक्नोलॉजी, वो चीज़ें देने के लिए जो अब तक नॉर्थ कोरिया चाहता था वो मिले। हो सकता है इस जो स्ट्रैटेजिक डील हो, जो साइन होने वाली है, उसमें ये चीज़ें आएँ। यानी वो जो डील है उसमें इस तरह की चीजें आ सकती हैं जो नॉर्थ कोरिया को जिनकी जरूरत है, जिस तकनीक की जरूरत उसे रही है लंबे समय से, और वो अब उसको मिल सकती हैं। ये एक से बात जी, लेकिन साथ ही जो डील है उसमें इसको क्या इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि G7 की साइडलाइंस पर अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक सिक्योरिटी डील हुई है? क्या इस तरह की भी कोई डील नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हो सकती है? देखो, सच्चाई ये बात है सुमेरा, ये देखना पड़ेगा, ये विन विन सिचुएशन है, ये दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें, रूस को, पुतिन को मालूम है उसको हथियारों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा यूक्रेन को मिला है, $60 बिलियन एक, $50 बिलियन दूसरा। इसका मतलब अब जो आप यूक्रेन को ये समझें, हथियारों की कमी नहीं रहेगी, F-16 मिलेंगे, टैंक्स मिलेंगे, मिसाइल मिलेंगे। अगर उसको काउंटर करना है तो वो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है रूस की, वो अकेली काम नहीं कर सकती, उसको हथियार चाहिए, और हथियार उसको ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया और ईरान ही दे रहा है, और कुछ हद तक चीन दे रहा है। और ऐसे में उसको अभी जो नॉर्थ कोरिया से कई ज़्यादा से ज़्यादा हथियार, एम्यूनिशन चाहिए, 15mm जो गन है उसका एम्यूनिशन चाहिए। और दूसरा, अगर इसको ये चाहिए तो नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए? नॉर्थ कोरिया को 3 चीज़ें चाहिए। नॉर्थ कोरिया को गैस एनर्जी चाहिए जो मिल रही है उसको, उसके बाद उसको फूड आइटम चाहिए, और तीसरा चाहिए जो सैटेलाइट और जो मिसाइलें बना रहा है उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रूस दे, जो अभी तक नहीं दे रहा था, जैसे बात बताई गई, इसमें कोई शक नहीं। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान की बात हो रही है कि अब जो साइन होगी उसके अंदर ये दर्जा डाला जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी जिसको आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बोलते हो सकता है रूस अब मान जाए पुतिन देने के लिए नॉर्थ कोरिया को। एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आएंगे वापस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि नॉर्थ कोरिया को एक और चीज है, सितंबर के अंदर जो किम जोंग उन रूस गए थे और अब पुतिन वापस आ रहे हैं, जो एक प्रकार से आपका नॉर्थ कोरिया में भी इसका जो बड़ा है या उसका एक प्रकार से एक्सेप्टेंस बढ़ेगा किम जोंग उन का, जब पुतिन जैसे लीडर अब आपको नॉर्थ कोरिया आ रहे हैं। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। लेकिन किम को जो चाहिए अगर उसे वो मिल रहा है और पुतिन को जो चाहिए वो उन्हें मिल रहा है, इसका असर कैसे पड़ेगा रूस यूक्रेन युद्ध पर? इसका असर, या ये एक काउंटर के तौर पर अगर वो कर रहे हैं तो इसका और कितना व्यापक असर होगा, इस पर के बारे में बात करेंगे। एक बड़ी खबर बता देते हैं, फिर बाकी हमारे जो मेहमान है राजेश जी उनके पास में जाऊंगी। बड़ी खबर यह कि राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से जुड़ी एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है। बड़ी जानकारी है कि किम जोंग का जंगी जखीरा देखेंगे राष्ट्रपति पुतिन। तो उनके इस दौरे के दौरान वो जंगी जखीरा देखेंगे, किम जोंग दिखाएंगे अपने घातक हथियार पुतिन को, वो ताकत अपनी दिखाएंगे। किम जोंग ने वेपन डिपो का दौरा किया था और उत्तर कोरिया के वेपन डिपो में दिखी हैं घातक मिसाइलें। देखिए वो जो वीडियो जारी किया गया उसमें दिखाई दिया कि किस तरह की घातक मिसाइलें उनके डिपो में मौजूद हैं। बड़ी तादाद में प्रोडक्शन करता रहा है नॉर्थ कोरिया, और ये जो ज़ख़ीरा है, ये जो उनके हथियार हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दिखाए जाएंगे पुतिन को भी जब पुतिन यहाँ आएंगे। तो पुतिन के यहाँ पहुँचने से किम जोंग का कद बढ़ता है, नॉर्थ कोरिया में उनकी ताकत बढ़ती है, दुनिया में भी एक बड़ा संदेश जाता है कि देखिए किस तरह से एक बड़े देश के नेता पुतिन पहुँच रहे हैं नॉर्थ कोरिया। किम जोंग की अहमियत और किम जोंग को ये महसूस कराना पुतिन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है कि वो ये महसूस कराते हैं कि आप कितने अहम हैं उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में। पुतिन का नेटो टारगेट है और इस वजह से क्या किम का ये रेड कार्पेट वेलकम देखने को मिल रहा है? क्या इस वजह से पुतिन वहां पहुंच रहे हैं? पुतिन और किम के बीच बिग डील संभव है। इस डील में क्या कुछ होगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। रूस को क्या मिलेगा और उत्तर कोरिया को क्या मिलेगा, ये आपको बताते हैं। जो डील दोनों के बीच संभव है, इसमें रूस को दरअसल 122mm और 152mm आर्टिलरी मिलेगी, यानी उन्हें जो हथियार चाहिए वो उन्हें नॉर्थ कोरिया से मिलेंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया को लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक मिलेगी, वो तकनीक जो जिसकी उनको दरकार है
वो तकनीक उन तक पहुंचेगी। इसके अलावा युद्धक टैंक, बीएमपी और लैंडमाइन यानी वो हथियार जिनकी ज़रूरत रूस को है वो इनको मिलेंगे। साथ ही उत्तर कोरिया को सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए स्टील मिलेगा, तो दोनों को फ़ायदा होगा इन डीलों से। हॉविट्ज़र, मोर्टार और फील्ड गन रूस को मिलेंगे, यानी रूस को ज़्यादातर जो हथियारों की ज़रूरत है और उन हथियारों की ज़रूरत है जिसका वो इस्तेमाल कर सके युद्ध में, वो उसे यहाँ से मिल रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ मिल सकती हैं, बुलेट प्रूफ कार मिल सकती है उत्तर कोरिया को। तो दोनों को क्या क्या मिल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल, बुलेट प्रूफ जैकेट मिल सकती है रूस को। तो उत्तर कोरिया को अनाज, फर्टिलाइजर और कपड़े जिनकी ज़रूरत उन्हें अपने देश में है वो उन्हें मिल सकते हैं। लेकिन ये दोनों को मिलेगा, इसका असर क्या होगा और क्या ये हथियार मिल रहे हैं और उत्तर कोरिया को भी वो सब जो दरकार है, जो उनको ज़रूरत है। हमारे साथ राजेश कुमार जी मौजूद हैं। राजेश कुमार जी, वो उनको मिल रहा है, यानी रूस को मिल रहे हैं हथियार जो उनको चाहिए, उत्तर कोरिया को मिलेगा वो सामान जो उनको चाहिए या मिल सकता है या उसकी किसी तरह की प्रॉमिस की जा सकती है कि कैसे उन्हें वो टेक्नोलॉजी दी जाए। लेकिन साथ दिखने में एक काउंटर भी खड़ा करना चाहते हैं पुतिन। जब पुतिन यहाँ जा रहे हैं वो किम को भी ये महसूस कराना चाहते हैं कि वो कितनी अहमियत रखते हैं। किम रूस के लिए या रूस की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, वर्ल्ड ऑर्डर जो रूस बनाने की बात करता है, एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें पुतिन ये बताना चाहते हैं कि किम को कि आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वो खुद वहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि और क्या वाकई कुछ कनेक्शन इसका इस बात से देखते हैं, क्योंकि ये था कि दौरा होगा लेकिन सडन हुआ कि अब ये डेट्स आई हैं, अचानक डेट सामने आई। तो अचानक क्या ये काउंटर है जो यूक्रेन और अमेरिका के बीच में सिक्योरिटी डील हुई उसका? देखिए सुमेरा, ये जो विज़िट है ये बहुत अहम है क्योंकि अभी आपने रिसेंटली G7 में देखा होगा कि चाइना के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो ड्यूल यूज़ चीज़ें जो हैं रशिया को ना दें, क्योंकि चाइना के पास G7 के पास लेवरेज है, क्योंकि एक्सपोर्ट है, ट्रेड है, बाकी डिप्लोमेसी है और चाइना को भी अपनी स्टैंडिंग वर्ल्ड में दिखानी है अगर उनको ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा कोई दबाव नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही एक पराया स्टेट बन चुका था, कोई उनसे ट्रेड नहीं करता था, उनके पास कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, उनके पास फूड, फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं थे। तो वहाँ जाने से पुतिन सिग्नल कर रहे हैं कि मेरे पास चाइना के अलावा और भी विकल्प हैं। और मेरे हिसाब से फ्यूचर में अगर जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उनको टेक्नोलॉजी दी जाएगी, अगर टेक्नोलॉजी दी जाएगी, आप देखें कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ काफ़ी जो मिसाइल टेस्ट हैं नॉर्थ कोरिया के वो फेल हुए हैं। अगर वो ठीक हो जाएं और उनको फिसाइल मटेरियल भी मिल जाए यूरेनियम के थ्रू, तो नेचुरली जिस तरह से उनका जो बेलिजरेंट एटीट्यूड है यूएस की तरफ, तो एक और जो है थ्रेट यानी वेस्टर्न अलायंस के लिए खड़ा हो जाएगा और यही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि देखिए आप यूक्रेन को समर्थन करिए, जिनके साथ मैं युद्ध लड़ रहा हूं उनको ताकत दीजिए, लेकिन मैं भी किम को वो ताकत दूंगा या वो जरूरत उसकी पूरी करूंगा जिससे कि वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। क्योंकि किम के लिए तो सीधे सब हमेशा से ही अमेरिका एक बड़ा दुश्मन के तौर पर सामने है। तो क्या ये संदेश है और इस वजह से क्या ये कोशिश भी है पुतिन की, ये संदेश इस दौरे के जरिए? बिल्कुल यही संदेश है और मेरे ख्याल से जैसे बोला जा रहा है कि स्टील दी जाएगी सबमरीन की, ये मेरे हिसाब से वेस्टर्न अलायंस या इंडो पैसिफिक एरिया में एक खतरे की घंटी है। क्योंकि हाँ ज़रूर ये ज़रूर है कि सबमरीन बनने में 10-1 साल लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो है जब उनके पास अगर टेक्नोलॉजी आ गई न्यूक्लियर सबमरीन की, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है इंडो पैसिफिक में वो चेंज हो जाएगा। और ये जो अभी आप देखें नॉर्थ कोरिया ने एक पुरानी रशियन सबमरीन को एक बैलिस्टिक सबमरीन में कन्वर्ट किया है, लेकिन वो कितनी रिलायबल है और वो कितने डेप्थ तक जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब स्पेशल स्टील मिल जाएगी और ये अपनी सबमरीन बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से एक और देश जो एटमी ट्रायड का इस्तेमाल करेगा, कम से कम डायड उनके पास होगा, तो मेरे ख्याल से ये एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है इंडो पैसिफिक में। और यही मैसेजिंग दे रहे हैं कि आप हमें
इधर से डिस्टेबलाइज करेंगे तो हम फिर आपको उधर आपके से लिए उधर से डिस्टेबलाइज करेंगे। और वो संदेश है पुतिन का बड़ा संदेश। और इसका क्या असर, जैसे कि आपने अभी बताया कि इंडो पैसिफिक में इसका असर होगा, इसके अलावा और कहाँ इसका असर होगा और किस तरह से अगर ये दोस्ती इस तरह से आगे बढ़ती है तो क्या प्रभाव दुनिया पर डाल सकती है, इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन बता दें एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के वक्त किम जोंग का दक्षिण कोरिया के साथ तनाव बढ़ गया है। उससे जुड़ी जानकारी क्या हमारे पास है वो ये कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में तनाव बढ़ा है। उत्तर कोरिया के सैनिकों की मौत के बाद ये टेंशन बढ़ गई है। लैंडमाइन धमाके में मारे गए हैं कुछ जवान। बफर जोन में बिछाई गई थी लैंडमाइन और उसमें कुछ जवान मारे गए हैं, जिसके बाद अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ गया है। ये ऐसे समय में हो रहा है तब जब पुतिन दौरे पर होंगे या पहुंचने वाले हैं। इस दौरे के ठीक पहले इस तरह की घटना सामने आई है और इस तरह की जानकारी सामने आई है कि दोनों के बीच तनाव बढ़ा है। अश्विनी सिवाच जी, दक्षिण कोरिया के साथ जो तनाव है वो तनाव बढ़ता भी रहता है, कम भी होता रहता है, लेकिन दक्षिण कोरिया के जरिए दक्षिण कोरिया, अमेरिका, इनके लिए एक बड़ा मैसेज है कि उत्तर कोरिया को अगर और ताकत मिलती है और वो तमाम ताकत मिल जाती है जो पुतिन उत्तर कोरिया को देने के लिए कहा जा रहा है कि इस डील में संभव है। हाँ देखो, सच्चाई है सुमेरा, अगर नॉर्थ कोरिया स्ट्रांग होता है तो ये इंडो पैसिफिक की जो कैलकुलस को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि आप देखें कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर स्टेट है, क्योंकि जो 9 स्टेट्स हैं उनका एक हिस्सा है। 5 जो स्टेट हैं जो कि रिकग्नाइज हैं, जो बेसिकली यूएस है, यूके है, फ्रांस है और रूस है और चीन है। और ये जो 4 नॉन डिक्लेयर्ड हैं जिसके अंदर भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल और नॉर्थ कोरिया है। मगर नॉर्थ कोरिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर बढ़ावा जल्दी हो रहा है और अगर उसकी हेल्प करता है रूस और उसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दे देता है और वो अच्छे न्यूक्लियर हथियार बनाएं तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। पुतिन जाएंगे इस हद तक कि वो देंगे उस यही मैं बात करने कि क्या वो उस हद तक जा सकते हैं या वो अभी भी इससे परहेज करेंगे कि वो उस हद तक आगे बढ़े कि वो नॉर्थ कोरिया को ये तमाम टेक्नोलॉजी दे? यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जो यूरोप ने, नेटो कंट्री ने पुश कर दिया है पुतिन को कि पुतिन के पास अब कोई चारा नहीं है, उसको हथियार चाहिए और मुझे लगता है वो जा सकते हैं क्योंकि ये एक प्रकार से डिनायल है। वो दे देंगे और डिनायल करते रहेंगे और ये जो डिस्टर्ब करेगा जापान को भी, साउथ कोरिया को भी। ये नॉन न्यूक्लियर हैं और जब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हो जाएगा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से उसको रिफाइन कर लेगा, स्पेशली जो चलाने वाले हैं सबमरीन से अगर वो वार कर सकेगा तो बहुत बड़ा डेंजर है इस इलाके में। बाकी देशों के पास भी ये वजह होगी कि वो भी फिर अपने आप को इस दिशा में आगे बढ़ाएं, अपनी ताकत को बढ़ाएं। अमिताभ जी, आपको क्या लगता है, क्या पुतिन इस हद तक जाएंगे कि वो ये तमाम टेक्नोलॉजी जिसकी दरकार नॉर्थ कोरिया को है उसको दें? अगर वो एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं पश्चिम के विरोध में तो क्या उस हद तक भी जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है पुतिन एक रेड लाइन क्रॉस करेंगे जो अब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फॉलो किया है। नॉर्थ कोरिया ने जो भी मिसाइलें बनाई हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, वो एक एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट से बना है जो AQ खान जो पाकिस्तान के थे वो रिप्रेजेंट करते थे। तो मुझे नहीं लगता है पुतिन बाउंड होंगे कि उनको इतने कमिटमेंट्स दे दें कि उनको स्पेस टेक्नोलॉजी दे दें, मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दें, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दें, यूरेनियम दे दें। नहीं, मुझे लगता है एक रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं जो सैंक्शंस के बाहर हैं, आप ये भी देखेंगे UN सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जिसमें रूस एक सिग्नेटरी है, एक वोटर है जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का ट्रेड इनके साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का और वेपन्स का नहीं हो। मतलब आपके मुताबिक क्रॉस नहीं करेंगे लेकिन उस हद तक शायद जाएंगे या कुछ उसके अराउंड वो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किसी तरह से कुछ थोड़ी मदद हो जाए लेकिन पूरी तरह से उधर तक ना जाएं। बहुत क्विक राजेश जी, आपकी भी इस पर प्रतिक्रिया, फिर हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, आपके मुताबिक क्या पुतिन ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे कि नॉर्थ कोरिया को वो तमाम टेक्नोलॉजी दे दें जिसकी उसको दरकार है? देखिए, रेड लाइन ज़रूर क्रॉस करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन बैलेंस में रखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ नहीं देंगे क्योंकि उनको आगे भी नॉर्थ कोरिया से शायद उनको ज़रूरत पड़े। तो एक एक करके धीरे धीरे वो कुछ टेक्नोलॉजीज़ रिलीज़ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया उसमें कितना प्रोग्रेस करता है। जैसे अगर उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी दी और नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुल हो गया
तो फिर देखेंगे कि कहां तक आगे जाना है He'll या use वहीं it- पे वहीं तक रोक He'll सीमित कर use दें। it as a carrot कि वो उनको कुछ देंगे भी, साथ ही अमेरिका के लिए भी एक संदेश है कि देखिए हम उन्हें ये दे रहे हैं, तो वो आप उधर भी एक वो कोशिश करेंगे कि ये वहाँ पर भी काम करे कि कुछ हद तक वो आगे बढ़े हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, इसके बाद आगे बात करेंगे इस पर। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रूस के अंदर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। तो जहाँ एक तरफ पुतिन यहाँ दौरा करने के लिए पहुँच रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के भीतर अटैक कर रहा है। रूस के मेटलर्जिकल प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। बेलगोरोद और वोरोनेश और लिपेस्क में ये हमला किया गया है। तो देखिए रूस के अंदर यूक्रेन द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसमें एक और कड़ी, और रूस लगातार यही कह रहा है कि देखिए अब जो हमले हैं वो रूस के भीतर हो रहे हैं, अब जो हमले हैं उन हथियारों के जरिए हो रहे हैं जो यूक्रेन को दक्षिण से मिल रहे हैं और पश्चिम से मिल रहे हैं, और इस वजह से पुतिन और आगे बढ़कर और ज़्यादा हमले करने के लिए बाध्य हैं। एक और बड़ी खबर यह कि बैटलफील्ड में यूक्रेन का करारा जवाब देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की किलर ब्रिगेड की स्ट्राइक देखने को मिली है। यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन से रूसी सैनिक ढेर हो गए। रूसी सैनिक पर किया गया पिन पॉइंट अटैक रूसी सैनिक के खात्मे की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें देखी आई हैं सामने। इस तरह से अटैक किया गया और रूसी सैनिक को मार गिराया गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन युद्ध के मैदान की है ये हकीकत। यूक्रेन की किलर ब्रिगेड की स्ट्राइक, यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन से रूसी सैनिक को कर दिया गया युद्ध के मैदान में ढेर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आई आपको दिखाते हैं। दो बड़ी खबर और उससे जुड़ी दो तस्वीरें, किस तरह से रूस के अंदर यूक्रेन ड्रोन अटैक कर रहा है। रूस के भीतर में जो इलाके हैं वहां पर ये हमले किए गए हैं। मेटलर्जिकल प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रूसी सैनिक पर किस तरह से जो किलर ड्रोन है उसका इस्तेमाल कर हमला किया गया है। बेलगोरोद और वोरोनेज और लिपेस्क में ये हमला किया गया। एक तरफ तस्वीरें उस हमले की जो ड्रोन के जरिए किया गया, दूसरी तरफ किलर ड्रोन से कैसे रूस के सैनिक को निशाना बनाया गया उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के मैदान में रूस को किस तरह से यूक्रेन हमले कर रहा है उसकी ये दो तस्वीरें हैं। कैसे रूस के भीतर हमले हो रहे हैं और कैसे सैनिकों को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन का जो ड्रोन अटैक है वो ऐसे समय में हो रहा है, या ऐसे समय में रूस के भीतर यूक्रेन ने हमला किया है तब जबकि पुतिन दौरे पर हैं, पुतिन पहुंच रहे हैं। तो देखिए कहां कहां हुआ है ड्रोन अटैक, हम आपको बता दें। यूक्रेन से जो हमला किया गया है वो रूस के भीतर के इन इलाकों पर किया गया है। बेलगोरोद, वोरोनेज और लिपेस्क, ये रूस के मेटलर्जिकल प्लांट पर अटैक किया गया और ये तीन जगहें हैं जिन्हें टारगेट किया गया है। ड्रोन को यूक्रेन से जब हमला करा गया तो बेलगोरोद, वोरोनेज और लिपेस्क में किया गया और ये रूस की सीमा के भीतर हमले हैं। यूक्रेन ने ये जो हमले हैं इनकी तादाद भी बढ़ाई है। वो जगह जहां पर यूक्रेन द्वारा हमले किए जा रहे हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है और ये जो हमले हैं ये रूस को बहुत परेशान कर रहे हैं। पुतिन को ये हमले परेशान कर रहे हैं और पुतिन का ये कहना है कि इसका जब बदला पुतिन लेंगे। पुतिन का कहना है कि फिर अगर रूस के सीमा के भीतर इस तरह के हमले होंगे और वो भी उन हथियारों के जरिए या उस ताकत के जरिए जो यूक्रेन को मिल रही है पश्चिम से, अमेरिका से, नेटो से, तो फिर रूस भी बाध्य होगा कि वो और ज़्यादा अपने एक्शन को बढ़ाए। लेकिन ये हमले ऐसे समय में हुए हैं तब जबकि पुतिन किम से मिलने जा रहे हैं। तो पुतिन एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं किम से मुलाकात करने के साथ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संदेश पुतिन के लिए भी है जो यूक्रेन द्वारा दिया जा रहा है। यूक्रेन कैसे ड्रोन अटैक कर रहा है वो हम आपको जगह भी दिखा रहे हैं। बेलगोरोद, वोरोनेज और लिपेस्क में यह हमला किया गया है। रूस के मेटलर्जिकल प्लांट पर अटैक किया गया, हथियार और गोला बारूद के गोदाम पर अटैक किया गया और यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन ने किया यह हमला। 2 महीने में रूस के 15 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए गए हैं। तो देखिए किस तरह से रूस को 2 महीने में 15 एयर डिफेंस सिस्टम गंवाने पड़े हैं। ये एक बड़ा हमला है जो लगातार किया जा रहा है। AK शिवाजी जी, ये जो हमले हैं वो लगातार अब बढ़ रहे हैं यूक्रेन की तरफ से, जो रूस की सीमा के भीतर वो हमले कर रहा है। रूस की जो स्ट्रेटेजिक जगहें हैं वहां पर ये हमले किए जा रहे हैं और ये पुतिन के लिए बड़ी चिंता की वजह है। हाँ बिल्कुल, देखो सुमेरा, सच्चाई ये है कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो हथियार दे रहा था नाटो कंट्री और यूरोप, उस हथियार का इस्तेमाल रूस के अंदर नहीं हो रहा था और जो लड़ाई थी उस इलाके में हो रही थी जो कि पहले यूक्रेन का था। तो उसमें जो रूस को कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, रूस को कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा था। मगर जो अब एक प्रकार फ्री फॉर ऑल कर दिया है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल और ऑफेंसिव वेपन इस्तेमाल हो सकते हैं, रूस के अंदर फार हो सकता है। तो ये जो ड्रोन के अटैक हो रहे हैं रूस के अंदर, ये उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी, जो वार मशीनरी है रूस की, उस पर हमला कर रहे हैं। मेटलर्जी जो उनकी एक प्रकार से एक फॉर्म है, उस पर हमला किया गया है।
टैंकों के बनाने वाली जगह पे हमला किया गया है या उसके गैस और ऑयल वाले पे किया जाएगा, तो मेरे को लगता है कि अब ये जो लड़ाई है ये नया मोड़ लेगी और कहीं ना कहीं रूस की जो पब्लिक है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगी पुतिन के ऊपर, क्योंकि अभी तक उनको ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं हुआ था एक्सेप्ट वो एरिया जो यूक्रेन से जीता था उसी पे लड़ाई हो रही थी। अभी मुझे लगता है ये जो अब लड़ाई का दायरा है वो बढ़ेगा और पुतिन को भी हर्ट होगा और मुझे लगता है अब रूस की इकोनॉमी को इफेक्ट होना स्टार्ट होगा क्योंकि जिसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी में इंपैक्ट होगा। राजेश जी, ये तो लगातार जब युद्ध शुरू हुआ था तब से कहा जा रहा है कि पुतिन को विल फील द हीट, उनके लोगों में आक्रोश बढ़ जाएगा, उनके लोगों में नाराजगी बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वेस्टर्न सैंक्शंस हो, उनका कोई बहुत बड़ा असर रूस पर या उसकी अर्थव्यवस्था पर नहीं हुआ है। पुतिन के लिए घरेलू फ्रंट पर कोई बड़ी दिक्कत भी खड़ी नहीं हुई है, क्या अब होगी? तो ये जो अभी तक तो जनता जो है, रूसी जनता है, वो पुतिन के पीछे सॉलिडली खड़ी हुई है और मेरे ख्याल से जितनी भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और वो वापस आई हैं तो उनको जो ऑनर दिया गया है और जिस तरह से सबको ट्रीट किया गया है, मेरे हिसाब से जो रशियन पब्लिक है वो अभी तक फील कर रही है कि ये जस्ट वॉर है। और बेलगोरोद एरिया में काफ़ी दिनों से अटैक्स हो रहे हैं। ये तो अभी ड्रोन अटैक कल रात को हुआ है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे आर्टिलरी अटैक्स हुए हैं और ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं, एटकम के अटैक्स भी हुए हैं। तो ये ज़रूर है कि बेलगोरोद में मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 1.5 या 2 साल से जो हैं ये हमले चल रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो उनके साथ खड़ी है, वो साथ में है और उनको लगता है कि जस्ट वॉर है। अमिताभ जी, दरअसल जो पुतिन है, पुतिन की कोशिश यही है और क्या ये जो दौरा है उनका किम के साथ जो मुलाकात है, इसे भी क्या उसी दिशा में देखना चाहिए, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की पुतिन क्या कोशिश कर रहे हैं जो वो कहते रहे हैं कि जो वेस्ट कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, वो अगर किम को कहते हैं कि ये रोग नेशन है तो हम ऐसा नहीं मानते, अगर वो ये कहते हैं तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें उनका साथ देने के लिए ईरान है, चाइना भले ही खुल्लम खुल्ला ना करे लेकिन बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है, किम है, तो वो हम भी एक वर्ल्ड ऑर्डर है, हमारा भी एक पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव मैटर नहीं करता, और क्या ये बताने की भी कोशिश कि आपके सैंक्शंस भी मैटर नहीं करते? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर का एक मुखपृष्ठ तैयार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा हवाना में, क्यूबा में रूसी नेवल बेड़ा वहां गया है, तो एक तरह से दिखा रहे हैं कि हम आपके बगल में पहुंच गए हैं। जितने वर्ल्ड के फ्लैश पॉइंट्स हैं वहां पे रूस, चाइना ये अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं कि अगर कल को तृतीय विश्व युद्ध या उसके जैसी स्थिति होगी तो वो कहां कहां कारगर होंगे। वेस्ट एशिया में हमने देख लिया, ईरान को एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी की तरह चाइना और रूस यूज कर रहा है और कर सकता है। नॉर्थ कोरिया उसी तरह, उसी ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, इंडो पैसिफिक में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कल को 1.5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो एक उनका सिक्योरिटी प्रेजेंस होगा। इस तरह ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और ये पूरे वेस्ट को भी एक दिखा रहे हैं कि अगर आप एकजुट होकर हमारे पीछे पड़े तो हमारे पास भी ऑल्टरनेटिव हैं, और ये ऑल्टरनेटिव है ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जिससे हम अपनी बातें मनवा सकते हैं। और अमिताभ जी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि पुतिन के साथ उनका देश अभी तक है, पुतिन क्या ये संदेश देने में अभी तक कामयाब हुए कि देखिए जो वेस्ट का थॉट है या जो वेस्ट का कल्चर है या जो वेस्ट का पर्सपेक्टिव है वो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, और क्या उनकी जनता भी ये बात समझती है बहुत हद तक? देखिए, मैं रशियन टेलीविजन जो आरटी मैं बहुत देखता हूं, उसमें आप देखेंगे डेडिकेटेड एक लाइन प्रोजेक्ट किया जा रहा है वेस्ट के लिए कि हम अलग हैं, हम दुनिया से अलग हैं, हम रूसी हैं, हमारे वैल्यूज हैं, हमारे कल्चर है, हमारी सभ्यता है, और जो वेस्ट से डिफरेंट है, चाहे वो एलजीबीटी हो, चाहे शादी के बाहर बच्चे पैदा करने की, वो सब चीज में अपने आप को अलग दिखाते हैं। तो वो सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो उनके हैं वो वेस्ट से अलग दिखाना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम हमेशा से वेस्ट के लिए या यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए हम एक अदर हैं, यानी हम अलग रहे हैं, और हमारी पूरी छवि जो है वो एक उसी अलग की तरह वेस्ट ने बनाई है। का वो इस्तेमाल करते हैं अपने युद्ध को जस्ट युद्ध बताने के लिए, अपने इस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाने के लिए, और वो अभी तक कर पा रहे हैं, और इसी कड़ी में किम के साथ ये मुलाकात भी। लेकिन इसके और बहुत से मायने हैं,
दुनिया के लिए क्या इसके मायने हैं, उसके बारे में भी और बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, रूस के फ्यूल स्टोरेज पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रोस्तोव में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन हमले में रूसी फ्यूल टर्मिनल में भयंकर आग लग गई। फ्यूल स्टोरेज से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। देखिए किस तरह से रोस्तोव में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। ये फ्यूल डिपो था जहां पर फ्यूल स्टोरेज, जहां पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी है। तो लगातार ये दोनों तरफ से कोशिश है, रूस की तरफ से भी यूक्रेन के भीतर उनके फ्यूल स्टोरेज पर हमला किया जाए या उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए, जिससे तकलीफ भी हो ज़्यादा यूक्रेन को और उनके जो युद्ध का जो साजो सामान है उस पर भी असर पड़े। और यही कोशिश यूक्रेन की भी रूस के भीतर करने की। लेकिन यूक्रेनी ड्रोन के हमले पर रूस ने भी करारा प्रहार किया। रूसी सैनिक ने मार गिराया यूक्रेनी ड्रोन। सुसाइड ड्रोन पर फायरिंग कर उसको ध्वस्त कर दिया गया। ड्रोन को मार गिराने का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन के ड्रोन अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो यूक्रेन के ड्रोन को भी रूसी सैनिक किस तरह से ध्वस्त कर रहे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया है। ये एक किलर ड्रोन था जिसको रूसी सैनिक ने समय रहते मार गिराया। और हमने आपको जिन हमलों के बारे में बताया उसी से जुड़ा हुआ एक और जानकारी। रूसी इलाके रोस्तोव के ऑयल डिपो में आग से हड़कंप मच गया। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका। ड्रोन हमले से 5000 क्यूबिक मीटर फ्यूल बर्बाद हो गया। तो देखिए बड़ा नुकसान रूस का। ये जो ऑयल डिपो था, यहाँ पर ड्रोन हमले से जो फ्यूल का नुकसान हुआ है रूस को, वो 5000 क्यूबिक मीटर फ्यूल है जो बर्बाद हुआ है। बहुत दूर तक एक बड़े इलाके में सुनाई दी उस धमाके की आवाज़ जो इस ड्रोन की वजह से हुआ जब इस फ्यूल डिपो पर हमला किया गया यूक्रेन द्वारा ड्रोन के जरिए। तो 3 तस्वीरें आई हम आपको दिखाते हैं। ड्रोन हमले जो यूक्रेन द्वारा किए गए अलग अलग जगह रूस के भीतर। एक फ्यूल स्टोरेज में आग किस तरह से लगी है रोस्तोव में, उसकी ड्रोन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से किया गया माफ कीजिएगा हमला हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सैनिक ने कैसे किलर ड्रोन को मार गिराया यूक्रेन की, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके अलावा किस तरह से फ्यूल डिपो में आग लगने की वजह से, ड्रोन से हमला होने की वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अश्विनी सिवाज जी, ये जो हमले हो रहे हैं लगातार और हम ये बात कर रहे हैं कि अब क्योंकि यूक्रेन को और ज़्यादा मदद मिलने वाली है, यूक्रेन की एक बड़ी सिक्योरिटी डील अमेरिका के साथ हुई है और लगातार उसको जो मदद है उसके अलग अलग फेजेस में उसके पास पहुंचने का सिलसिला जारी है। किस तरह से आप देख रहे हैं बदल सकता है रूस यूक्रेन का युद्ध? देखो, मेरे को लगता है अभी सुमेरा ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। अभी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अभी तक जो रूस में बेलोग्राड तक हमला किया था, अब जो रूस की फाइटिंग कैपेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा उस पे हमला करेगा ये कामिकाज़ ड्रोन से और स्विच ब्लेड ड्रोन से। तो दो बातें होंगी, एक तो उसकी फाइटिंग वार कैपेबिलिटी हिट होगी, उसकी इकॉनमी हिट होगी और फिर उसकी कैजुअलिटी होगी वो कि हिंडरलैंड में। तो वहाँ के लोग कैसे लेंगे? अभी तक जो बात कर रहे हैं हम, अभी तक जो लड़ाई हो रही थी वो सारे यूक्रेन के इलाके में हो रही थी और अब ये जो लेटेस्ट वेपन दिए गए हैं नेटो से, उनका इस्तेमाल यूक्रेन करेगा। और साथ में एक चीज़ और है सुमेरा, ये जितने भी एसेट थे रूस के वो भी इन्होंने फ्रीज कर दिए हैं और जो इंटरेस्ट था वो यूक्रेन को दे दिया है, उसका वो इस्तेमाल करके हथियार खरीद रहा है। तो सच्चाई है, ये जो लड़ाई सोच रहे थे कि हो सकता है ये लड़ाई कहीं बंद हो जाए, कहीं समझौता हो जाए, वो लग नहीं रहा। उसकी वजह है क्योंकि वार इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का वो चलना चाहिए। मतलब ये युद्ध तो खत्म होगा ही नहीं आपके मुताबिक, और अग्रेसिव होगा, क्योंकि अगर रूस के और अंदर और भीतर तक हमले करेंगे अमिताभ जी, तो फिर रूस किस हद तक जाएगा पलटवार करने के लिए? किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल रूस कर सकता है? क्या रूस अभी तक जिस तरह से लड़ रहा है युद्ध, क्या वो भी अपनी रणनीति में बदलाव करेगा? हम अमिताभ जी, देखिए अब तक जो होता आया है, हमने देखा फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, एक कंफ्यूजन था ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी कैप्चर करने का रूस में, कुछ सफल हुआ कुछ असफल हुआ। सेकेंड ईयर में एक काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन में चला है पिछले साल, जब वो कह रहे थे कि हम लैंड कैप्चर करेंगे, रिकैप्चर करेंगे जो रूस ने अपने कब्जे में लिया है। इस साल वो तकनीक वो चेंज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे एक तो सोल्जर्स कम होते जा रहे हैं, दूसरा जो हमारी वेपनरी है चूंकि इतने दिनों तक बंद थी बाहर से आना, वो अब आनी शुरू हो गई है। अब उनका इंटेंशन ये है कि रशियन मेन लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा एरियल अटैक किए जाएं,
क्योंकि उन्होंने देख लिया काउंटर ऑफेंसिव लैंड वॉरफेयर में वो रूस को पराजित नहीं कर सकते। रूस ने भी देख लिया कि किसी ना किसी तरह एक पॉइंट के बियॉन्ड वो जा नहीं सकते, क्योंकि अब उनके पास वेपन्स आने लगे हैं। तो अब तक जो लड़ाई हुई थी वो लैंड जहां यथास्थिति बनी रहेगी। अब यूक्रेन ऑफेंसिव पे जाएगा एरियल अटैक्स करने के लिए। वो अंदर तक करेगा जहां तक संभव हो, जहां तक उसकी मिसाइलें अलाउ करे, जहां तक उनके डोनर्स अलाउ करे, खासकर क्राइमिया में, क्योंकि क्राइमिया को अभी भी वेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है, रूस का पार्ट है। नहीं, वहां तो पहले भी उनको हरी झंडी है कि वहां वो लगातार हमले कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं, लेकिन रूस के और भीतर जाकर हमले करेंगे तो रूस का काउंटर क्या होगा, रूस किस हद तक फिर आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर मैं राजेश जी आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकता है रूस, जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं पुतिन। नेटो पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी की जा रही है। नेटो को ब्लैकमेल करने की कोशिश में दरअसल पुतिन, ये मैसेज लगातार उनकी तरफ से दिया जा रहा है। बकिंगम यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट एंथनी ग्लीस ने दावा किया और उन्होंने कहा है कि पुतिन ये हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं वो, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी पुतिन द्वारा किया जा सकता है अगर युद्ध और ज्यादा उग्र होगा और रूस की धरती पर अगर इसी तरह से हमले जारी रहेंगे। एक और बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट की तैयारी में दरअसल नेटो, रूस और चीनी बॉर्डर के पास न्यूक्लियर वेपन तैनाती की तैयारी की जा रही है। नेटो भी फिर यही तैयारी कर रहा है। रूस चीन के खतरे को देखकर न्यूक्लियर वेपन की तैनाती का प्लान बनाया गया है। नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बड़ी जानकारी सामने रखी है। अलर्ट मोड में रहेंगे ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स, तो रूस और चीन की सीमा के पास अलर्ट मोड में रहेंगे न्यूक्लियर वॉरहेड्स और इन्हें तैनात करने की कोशिश की जा रही है। अब नेटो द्वारा इसका एक प्लान तैयार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर यह कि रूस ने लॉन्च की है नई स्टेल्थ पनडुब्बी, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी अरकान्ज़ेस समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हो गया है। तो देखिए, ये वो परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी, एक नई पनडुब्बी जो बनकर तैयार हुई है और वो समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हो गई है। राजेश जी, ये जो अलग अलग स्टडीज सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर रूस, और हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो भी कह रहे हैं कि अब युद्ध को हम देखेंगे कि कैसे यूक्रेन रूस के भीतर हमले करता है और ज़्यादा अंदर तक जाकर हमले किए जाएंगे और ज़्यादा उग्र हमले किए जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि उस तरह से वो रूस को नुकसान पहुँचा सकता है। बड़ा सवाल यह है कि इसके जवाब में पुतिन क्या करेंगे, क्या वो वाकई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस हद तक जा सकते हैं अगर रूस के भीतर ये हमले बढ़ते हैं? देखिए सुमेरा, मैं मानता हूं कि अभी तक जो भी रूस ने एटमी कदम उठाए हैं ये सब न्यूक्लियर पोस्चरिंग और सिग्नलिंग है कि आप जो है मेरी रेड लाइंस मत क्रॉस कीजिए। पर वेस्ट ने अभी तक जो है उनकी रेड लाइंस क्रॉस करते जा रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि कहां तक जो है हम इनको रशिया को पुश कर सकते हैं। इसीलिए वो भी अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं और रूस के बॉर्डर के पास जो है एटमी वेपन्स जो है रेडीनेस पे रख रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट ये जो सिप्री की रिपोर्ट अभी आई है 2-3 दिन पहले, जो ईयरबुक आई है, उसमें भी बताया गया है कि जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स, हालांकि टोटल नंबर ऑफ वॉरहेड्स वर्ल्ड में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब रेडीनेस स्टेटस जो है वेपन्स का सब जगह बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, सब जगह ऐसे हो रहा है। तो पर मेरे को नहीं लगता कि अभी पुतिन एक न्यूक्लियर कदम उठाएंगे, क्योंकि आप उनकी जो रूस की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो एक एटमी युद्ध के लिए है। वो कहता है जब एटमी युद्ध सामने हो तभी एटमी वेपन इस्तेमाल करेंगे। पर उनकी डॉक्ट्रिन में एक ये लाइन भी है कि अगर कन्वेंशनल वॉर से रशियन स्टेट ही खतरे में आ जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ रशियन स्टेट इज इन थ्रेट, तब वो एटमी हथियार यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो स्टेज अभी तक आई नहीं है और ना ही उसका आने का कोई चांस है नियर फ्यूचर में। और हम उम्मीद ये करते हैं कि वो स्टेज ना आए। लेकिन दुनिया में जो एक बड़ा खतरा है इस वक्त जो बढ़ता जा रहा है वो ये कि हर देश को ऐसा लगता है कि उसे अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। उसे अगर इस तरह से नॉर्थ कोरिया को भी और ज़्यादा हथियार मिलेंगे तो फिर उसके आसपास के तमाम देशों को पर भी ये दबाव बनेगा कि उन्हें भी क्या और ज़्यादा न्यूक्लियर हथियारों को अपनाना चाहिए या न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखने चाहिए, टैक्टिकल हथियारों का क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।